डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में TYBA के प्रश्न पत्र 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय खंड 2 6 आधुनिक हिंदी साहित्य की इकाई 18 आधुनिक युगीन परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। इस कक्षा में आप आधुनिक युग के स्वरूप और स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे और आधुनिक युग का नामकरण एवं सीमांकन कर पाएंगे। आधुनिक युग की विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक परिस्थिति की व्याख्या कर पाएंगे। आधुनिक युगीन परिस्थितियां जानने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि किस देश के इतिहास का उसके साहित्य पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जब तक हम उस राष्ट्र के इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों, प्रवृत्तियों और परिवर्तन की गति को भली भांति नहीं समझ लेते, तब तक उस देश या राष्ट्र के साहित्य के स्वरूप को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, क्योंकि साहित्य उस राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों से प्रभावित होता है। वह उन परिस्थितियों के कारण ही उस साहित्य का विषय, स्वरूप, विद्या, परिमाण आदि निश्चित होता है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों से भी अधिक लंबे इतिहास में आधुनिक हिंदी साहित्य, जिसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी का मध्य है, जो अपने पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य से वर्ण्य विषय, रूप, विधा आदि में भिन्न है, उसमें परिवर्तन की गति भी पूर्ववर्ती साहित्य की गति की अपेक्षा बहुत अधिक रही है। इन भिन्नताओं और शीघ्र परिवर्तनों का कारण आधुनिक काल की भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं, जो इस देश के पाश्चात्य जगत से संपर्क में आने और भौतिक विज्ञान के प्रचार से कारण उत्पन्न हुई साहित्य एक निरंतर गतिशील भावधारा और विचारधारा है, जो प्राचीन परंपराओं से जुड़ी होकर भी नए युग की विभिन्न परिस्थितियों में आगे बढ़ती रहती है। इस इकाई में हम उन्हीं आधुनिक युगीन परिस्थितियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। परिस्थितियों को जानने के पूर्व आधुनिक शब्द के बारे में जाने तो आधुनिक शब्द कालवाचक अधुना अवयव से बना है। अधुना का अर्थ है इस समय, संप्रति, वर्तमान काल। अतः आधुनिक का अर्थ है इस समय का, हाल का, नया, वर्तमान समय का। इस दृष्टि से तो हम केवल अपने सामने उपस्थित समय को ही आधुनिक काल और अपने सामने रचित साहित्य को ही आधुनिक साहित्य कह सकते हैं। तर्क दृष्टि से यह ठीक भी है, किंतु जब हम हिंदी साहित्य के लंबे इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि आदिकाल से रीतिकाल की समाप्ति तक आते आते पाश्चात्य प्रभाव और बाद में पाश्चात्य आक्रांताओं द्वारा भारत पर अधिकार कर लिए जाने से पैदा हुई बिल्कुल नई, बदलती हुई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का हिंदी साहित्य पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। हिंदी साहित्य को नई नई दिशाएं, नई नई रूप और नए नए आयाम प्राप्त हुए। हिंदी साहित्य में ही नहीं, समूचे भारत की प्रमुख भाषाओं के साहित्य में परिवर्तन और नवीनता के लक्षण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही दिखाई देने लगे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 विक्रम संवत यानी कि सन 1843 में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ माना है। वास्तव में आधुनिक शब्द सापेक्षिक है। आज जो आधुनिक है वही 100-200 वर्ष के कालांतर में पुराना हो जाएगा, किंतु साहित्य इतिहास में के कालों के अनुक्रम में अंतिम कालखंड को सदा ही आधुनिक काल कहा जाता है और जब तक किसी नए मोड़ का परिवर्तन का आभास नहीं होता वह इसी नाम से पुकारा जाता है। आधुनिक शब्द जहाँ काल सापेक्षा को व्यक्त करता है, वहीं एक नवीनता
वैज्ञानिक दृष्टि, बौद्धिकता और तर्क वितर्क की प्रवृत्ति का भी सूचक है। आज जीवन और साहित्य में आधुनिकता में यही तात्पर्य है, किंतु प्रस्तुत संदर्भ में हम मुख्य रूप से काल विभाजन की दृष्टि से आधुनिक युगीन परिस्थितियों का निरूपण करेंगे। साहित्य के इतिहास लेखकों ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास के उस काल को आधुनिक काल कहा है, जिसमें हमारे देश का संपर्क पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, धर्म, जीवन पद्धति, राजनीति, शासन व्यवस्था, विज्ञान आदि से हुआ। भारत में हजारों वर्षों से अनेक जाति और धर्मों के लोग आते रहे हैं। उनके कारण भारत के मूलभूत स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं आया, किंतु विगत 200 वर्षों में भौतिक विज्ञान की शक्ति लेकर यूरोप ने जो जातियां पहले व्यापार के उद्देश्य से इस देश में आई और फिर अपनी कूटनीति और छल बल से इस देश को आक्रांत कर लिया, उनके संपर्क का बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव इस देश पर पड़ा। लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतवर्ष में परिवर्तन के ऐसे दृश्य उपस्थित कर दिए जिनकी कल्पना भी पहले कभी नहीं की गई थी। भारत के लिए वह एक अभूतपूर्व नया अनुभव या अपनी अत्यंत प्राचीन और विशेष प्रकार की पूर्वीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा, जीवन पद्धति के सामने उसने एक भिन्न जीवन मूल्यों वाली सभ्यता, संस्कृति, भाषा और भौतिक विज्ञान की शक्ति को चुनौती के रूप में खड़ा पाया। हिंदी जगत ने इन नई परिस्थितियों को देखा, समझा, संघर्ष भी किया और उनमें समझौते का मार्ग भी अपनाया। संवेदनशील, साहसी, दूरदर्शी और प्रतिभाशाली भारतीय चिंतकों एवं साहित्यकारों ने अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलनों द्वारा आधुनिक भारत एवं आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु यहाँ इन आंदोलनकारी परिस्थितियों के अध्ययन से पूर्व आधुनिक युग के स्वरूप और स्थिति पर भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ हम आधुनिक युग के स्वरूप और स्थिति की, परिवेश और परिस्थितियों की अथवा पूर्व पीठिका और पृष्ठभूमि की विवेचना इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण, उसके परिवर्तित स्वरूप, उसकी बदलती दृष्टि, उसके नए भाषिक आयाम तथा उसकी सामयिक अपेक्षाओं के मूलभूत कारण स्पष्ट हो सके। आधुनिक शब्द समय सापेक्ष है और इसकी चर्चा पहले भी की गई है। क्या आज का आधुनिक सदैव आधुनिक रह सकता है? संभवतः 200 वर्ष बाद यह आधुनिक न रहे। इस अर्थ सीमा को किसी भी संदर्भ अथवा परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। साहित्य के संदर्भ में तथा इतिहास के संदर्भ में इसे दो अर्थों में समझा जा सकता है। पहला, एक तो आदिकाल तथा मध्यकाल यानी कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल से भिन्न नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देने वाली सभी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरे लौकिक, सामाजिक एवं सांसारिक दृष्टिकोण के बदलते, संवरते और निखरते समर्थ्य परिवेश तथा वातावरण के परिप्रेक्ष्य में। आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार, वीर, भक्ति, नीति तथा लौकिक साहित्य की प्रवृत्तियां प्रधान रही, तो भक्ति काल में भक्ति के निर्गुण और सगुण पक्षों का वर्णन विवेचन होता रहा। रीतिकाल में श्रृंगारिकता, ऊहात्मुकता, रूढ़िवादिता तथा शास्त्रीयता से संबद्ध एक विशेष प्रकार के साहित्य ने एक रसता और अरुचि पैदा कर दी। इन तीन युगों की यात्रा का परिवर्तित, संवर्धित स्वरूप तब सामने आया जब नवीन ऐतिहासिक प्रक्रिया आरंभ हुई और आधुनिक गत्यात्मकता का संचार होने लगा। यह आधुनिक तथा नवीन दृष्टिकोण कला और साहित्य में भी इसलिए अभिव्यक्त हुआ क्योंकि इस युग में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में तथा राजनीतिक एवं धार्मिक परिवेश में इसका प्रादुर्भाव हो चुका था। रीतिकाल का श्रृंगारिक ढांचे में ढला हुआ साहित्य युगीन सत्य और वास्तविकता का परिचायक तो है, किंतु युगीन अपेक्षाओं, जरूरतों तथा विविधताओं तक वह न पहुंच सका था।
मात्र भाषिक चमत्कार तथा शिल्पगत सौंदर्य में उलझा रीतिकालीन साहित्य जब बदलते युग और विकसित होती दृष्टि को अपेक्षानुसार दिशा निर्देश तथा वैचारिक आधार न दे सका तो युगीन घुटन से पैदा हुई छटपटाहट ने नवीन जीवन धारा के नए नए तथा भिन्न भिन्न स्रोत खोले। साहित्य मानव जाति के सुख दुख आचार विचार तथा दृष्टिकोण से जुड़ा। परिणामतः एक नई चेतना आई जिसे आधुनिक युग के नाम से जाना गया। यह चेतना जीव समाज और सामाजिकता के विविध पक्ष में देखी जा सकती है। आधुनिक युग की विविध साहित्य धाराओं तथा अतीत के पुराख्यानों द्वारा एक विशिष्ट नवीनता तथा मौलिकता प्रदान की। भाषिक स्तर पर भी इस नवीनता तथा आधुनिकता के दर्शन होते हैं। डिंगल पिंगल मैथिली अवधी तथा ब्रज भाषा का स्थान इस युग में खड़ी बोली यानी कि हिंदुस्तानी ने ले लिया। इस आधुनिकता के कारण भी युगीन परिस्थितियां और अपेक्षाएं ही बने। साहित्य के संदर्भ में हुए परिवर्तनों के लिए जिन कारणभूत परिस्थितियों का हम चर्चा कर रहे हैं उनका अर्वाचीन अथवा मध्यकालीन परिवेश तथा वातावरण में आधुनिकता की ओर अग्रसर होना भी आधुनिक युग की पृष्ठभूमि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो परिवर्तन सृष्टि का प्रकृति का और विकास का नियम है यही प्रगति का सूचक भी है, परंतु यह भी असत्य नहीं है कि प्रत्येक परिवर्तन प्रगति का सूचक नहीं होता। अतः आधुनिक युग की पृष्ठभूमि में हुए अनेक परिवर्तन आधुनिकता के कारण बने। इन कारणों ने ही इस युग को विगत 3 युगों की चेतना से पूर्णतः भिन्न एवं सामयिक प्रासंगिक चेतना प्रदान की। रीतिकाल के उत्कर्ष के बाद जिस नए युग का आगमन हो रहा था उसके संकेत अंग्रेजों की नई आर्थिक नीति, औद्योगिक क्रांति, संचार व्यवस्था तथा मुद्रणालयों का प्रचार प्रसार से मिलने लगते हैं। एक रक्षता और स्थिरता से निकलकर देश अब गत्यात्मकता का अनुभव करने लगा था। परंपराएं टूटने लगी थी, रूढ़ियों का विरोध पनपने लगा था, सामाजिक जीवन शैली में नवीनता दिखाई देने लगी थी। इन बदलती परिस्थितियों ने ही पुनर्जागरण को जन्म दिया। धर्म अब आकांक्षाओं के दायरे से निकलकर इन लौकिक आकांक्षाओं का वाहक बना रहा। अंग्रेज प्रशासकों और ईसाई मिशनरियों के आक्रामक रुख के कारण भारतीय धर्म और संस्कृति से संबद्ध धर्म सुधारकों ने धर्म को नई परिभाषा तथा नए प्रारूप में ढालना प्रारंभ कर दिया था। अंधविश्वासों का स्थान अब तर्क ने तथा वैज्ञानिक दृष्टि ने ले लिया था। परिणामतः धर्म समाज सुधार से जुड़ता चला गया। पुराणपंथियों और समाज सुधारकों ने अपने मत के प्रचार हेतु धर्मशास्त्रों की शरण ग्रहण की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए धर्मशास्त्रों का सहारा लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पौराणिक ग्रंथों को प्रमाण बनाकर जन सामान्य का ध्यानाकर्षण किया। दयानंद सरस्वती ने सामाजिक सुधार के लिए वेदों की गवाही से अपने मतों को पुष्ट एवं स्थापित किया। अतः तर्क और प्रमाण के ये शस्त्र अतीत में गौरव को जगाने में सफल हुए तथा रूढ़ियों अंधविश्वासों को तर्क की तलवार से काट फेंकने में सहायक हुए। परिणामतः देशवासियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागा। इसी चेतना ने पश्चिमी चुनौतियों का सामना करने और स्वतंत्रता हासिल करने की मांग को स्वर प्रदान किया। अतः धर्म सुधार तथा राष्ट्रीयता की दूरी कम होने लगी। लोगों ने परंपरा के अंधेरों का विरोध किया तथा उसके प्रकाश का वर्ण करने की सोच पैदा की। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली तथा देश के ज्ञान विज्ञान का परिचय हासिल कर शिक्षार्थियों के बहुमुखी विकास का उद्देश्य अब मुखर होने लगा था। अतः नए अर्थतंत्र, बदलती शिक्षा प्रणाली तथा प्रचार प्रसार पाते संचार माध्यमों से आधुनिकीकरण का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिकीकरण की इस दृष्टि में वैज्ञानिकता थी, लोक संपृक्ति थी, तर्कसंगत व्यवहार था, परंतु आधुनिकता के इस प्रभाव ग्रहण का तात्पर्य यह नहीं
कि भारतीयों ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का अंधानुकरण किया। पश्चिम विचारकों के साथ साथ मध्यकालीन संतों की वाणियों का सहारा भी इन्होंने लिया। पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों के प्रेरक के उदाहरण के लिए तो समसामयिक चिंतकों, विचारकों, दार्शनिकों एवं नमाज सुधारकों की वैचारिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में भी साहित्य को समाज से जोड़ा। छुआछूत, जाति प्रथा तथा स्त्री पुरुष में भेदभाव का विरोध, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चेतना, वैज्ञानिकता का ग्रहण तथा नवीन मानवतावाद के आविर्भाव का समर्थन आदि प्रसंगों में आधुनिक युग की इस पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है। आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज आदि संस्थाओं के प्रयासों में पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। बहुत से अंतर विरोधों के बावजूद इन मान्यताओं के स्रोतों ने जन सामान्यों को एक बौद्धिक एवं तार्किक आधार प्रदान किया। अतः कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के जिस आधुनिक युग का प्रारंभ 1857 के आसपास हुआ, उसके आधुनिक बनने की प्रक्रिया तो लगभग एक शताब्दी पूर्व 1760 के आसपास प्रारंभ हो चुकी थी। इनकी पृष्ठभूमि बनने वाली विभिन्न परिस्थितियों का विस्तृत विवेचन इसे और स्पष्ट कर सकेगा, किंतु इससे आधुनिक युग के नामकरण और सीमांकन पर भी थोड़ा विचार कर ले तो उचित होगा। किसी भी युग के साहित्य कालखंड का नामकरण और सीमा निर्धारण अत्यंत जटिल कार्य है। नामकरण के आधार तथा पद्धतियों की विस्तृत चर्चा हम इस पाठ्यक्रम के प्रथम खंड में तथा आदिकाल एवं रीतिकाल के नामकरण की चर्चा करते हुए कर चुके हैं। वहीं हमने युग विशेष के सीमा निर्धारण के आधारों पर भी विचार किया था। अतः यहाँ हम आधुनिक युग के नामकरण एवं सीमान आधार पर समीक्षा करते हुए यही स्पष्ट करेंगे कि कोई भी कालखंड अपने बदलाव के कारण ही किसी दूसरे कालखंड में भिन्न होता है। बदलाव की यह प्रक्रिया या तो निरंतर चलती ही रहती है, किंतु इन प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम जब अत्यंत मसर होने लगते हैं और ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां साहित्य और भाषा की सोच, दिशा, दृष्टि तथा चेतना को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तभी एक नए युग का स्वरूप उभर कर सामने आता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ कब से माना जाए, इस विषय में भी विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। सामान्यतः इसका प्रारंभ संवत 1900 अर्थात 1843 ईस्वी से माना जाता है। कुछ विद्वानों ने सन 1857 से नवीन सामाजिक राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव का संदर्भ जोड़ते हुए यहीं से आधुनिक काल का प्रारंभ माना। ये बदलाव के स्पष्ट चिन्ह भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्पष्टतः दिखाई देते हैं। संयोग से आधुनिक हिंदी साहित्य में जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भी 19वीं सदी के मध्य अर्थात 1850 में ही हुआ था, परंतु ठीक इसी वर्ष से आधुनिक युग की शुरुआत मान लेना तर्कसंगत नहीं लगता। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का मत विचारणीय है। उन्होंने कहा है कि सामान्यतः रीतिकाल के अंत 1843 में आधुनिक काल का आरंभ मानने की परंपरा रही है। नवीन सामाजिक राजनीतिक चेतना के संवहन के फलस्वरूप सन 1857 को भी यह गौरव प्राप्त दिया जाता है, किंतु साहित्य क्षेत्र में नई विचारधारा का प्रवेश वस्तुतः भारतेंदु के रचनाकाल 1868 से हुआ। इसके पूर्ववर्ती कालखंड की गणना आधुनिक काल के अंतर्गत तो होगी, किंतु उसे भारतेंदु युग की पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना वह है जब अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों को राजनीतिक हितों में बदल दिया था। इस दृष्टि से सन 17
1757 ईस्वी में हुआ प्लासी का युद्ध तथा सन 1764 ईस्वी में हुआ बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने इन दोनों युद्धों में विजय हासिल करके अपना भावी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त किया था। अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई शेष न था। यही में भारतीय इतिहास के आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाने लगा। देश की तदयुगीन परिस्थितियों ने साहित्य और सृजन को, रचना और रचनाकार को ऐसे परिवेश में बहुत प्रभावित किया। अंग्रेजी राज्य के प्रचार प्रसार, उनकी विविध नीतियों तथा विचार दृष्टियों ने साहित्य को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किए गए फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत भारतीय साहित्य के अध्ययन, अध्यापन की व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकों के संपादन, लेखन, प्रकाशन आदि के परिप्रेक्ष्य में इस प्रभाव को सहज ही देखा भी जा सकता है। यह युग गद्य के प्रचार प्रसार के अधिक्य के कारण गद्य युग ही कहलाया। साहित्य और भाषा के इतिहास एवं विकास की दृष्टि से भी देखें तो यही प्रमाणित होता है कि गद्य के विकास की यात्रा का श्री गणेश भी सन 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज से ही होता है। यह ठीक है कि आचार्य शुक्ल ने नामकरण का प्रमुख आधार प्रवृत्ति विशेष को माना, परंतु आधुनिक काल के संदर्भ में वे भी इसे गद्य भाषा की प्रमुखता के कारण गद्य काल ही कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि, आधुनिक चेतना तथा तर्क संगत वैचारिकता का वहन भी गद्य भाषा ही बखूबी कर सकती थी, परंतु इस आधार पर इस काल को गद्य काल कहना उचित नहीं। ऐसा करने से आधुनिक काव्य की दीर्घ परंपरा के साथ अन्याय होगा। प्रवृत्ति की दृष्टि से देखें जो आधुनिक काल के अधिकांश साहित्य में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा बौद्धिक धरातल देखने को मिलता है। यही आधुनिकता की प्रवृत्ति इस युग के साहित्य को रीतिकाल से पृथक भी करती है। आधुनिक काल नामकरण की सटीकता और सार्थकता का आभास इस बात से भी मिलता है कि इसके अंतर्गत वे सभी अर्थ छवियां विकीर्ण होती जान पड़ती है जिनका संबंध पुनर्जागरण, नवीनता, प्रगतिशीलता, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता तथा अस्तित्ववादिता आदि प्रवृत्तियों से माना जाता है। आधुनिकता की यही भावना इस युग के साहित्य को मध्यकालीन रूढ़िवादिता, एक रस्ता, श्रृंगारिकता तथा रीतिबद्धता आदि प्रवृत्तियों से अलग भी करती है। अतः जीवन धारा के विविध स्रोतों को बद्ध एवं मुक्त रूप में स्वीकारने तथा अभिव्यक्ति देने वाला इस गत्यात्मक काल को आधुनिक काल ही कहे जाना उचित है। मनुष्य के सुख दुख से, उसके जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियों से तथा समाज एवं राष्ट्र को परिवर्तनशील स्थितियों से साहित्य को जोड़ने वाला यह काल आधुनिक शब्द की सार्थकता के अनुकूल ही ठहरता है। काव्य या गद्य विधाओं में अब परलौकिक नहीं, लौकिक व्यक्ति, लौकिक समस्याएं तथा सभी लौकिक संदर्भ समाहित होने लगे। साहित्य, धर्म, दर्शन, चित्र, संगीत तथा अन्य सभी कलाओं में अधुनातन तथा नवीनतम दृष्टिकोण का वैचारिक क्रांति का तथा वैज्ञानिक पद्धति का आविर्भाव हुआ। ब्रजभाषा और अवधी भाषा का स्थान जन भाषा खड़ी बोली ने लेना प्रारंभ कर दिया। सुधार, परिष्कार, जागृति, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक बांध तथा स्वातंत्र चेतना आदि का प्रबल आधार जिस युग ने दिया उसे आधुनिक युग ही कहा जाना उचित जाना पड़ता है। अतः सन 1868 के आसपास से ही इस आधुनिक युग की प्रारंभिक सीमा मानी जा सकती है और आज तक का समग्र गद्य पद्य साहित्य इस युग के भीतर आता है। आधुनिक युग का नामकरण और सीमांकन जानने के बाद हम आधुनिक काल की परिस्थितियों के बारे में जाने तो संवत 1900 के बाद के काल को आधुनिक काल या पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल के पश्चात हिंदी साहित्य में दो परिवर्तन आए। विषय के दृष्टिकोण से श्रृंगार परिकता का स्थान सामाजिक सरोकार ने ले लिया, वहीं भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा व अवधी भाषा का स्थान
खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। नारी स्वतंत्रता, अछूतोद्धार, शिक्षा का महत्व, श्रम का महत्व, मानव की समानता आदि मूल्यों का साहित्य में पर्दापण इसी युग में हुआ। साहित्य की अनेक परंपरागत रूढ़ियों का ह्रास हुआ। कुछ ऐसे ही कारणों से इस युग को आधुनिक काल या पुनर्जागरण काल कहा गया। सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक परिस्थितियों की, तो आधुनिक युग में भारत की शासन व्यवस्था मुसलमानों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के हाथ चली गई। उनके आगमन से भारतीयों का रहन सहन, जीवन यापन, आचार विचार, साहित्य, कला, शिक्षा, संस्कार आदि में अनेक परिवर्तन हुए। अंग्रेज अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करके भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अपार धन कमाते हुए भारत पे अपना शासन जमा लिया। आधुनिक काल का आरंभ विक्रम संवत 1900 या 1843 ईस्वी से माना जाता है। यह समय अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ रहे असंतोष का समय था। अंग्रेजों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों के कारण भारत का प्रत्येक व्यक्ति उनसे खफा था। अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक व धार्मिक सुधार रूढ़िवादी भारतीय स्वीकार नहीं कर पाए। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने विकास किसानों की कमर तोड़कर रख दी। लॉर्ड डेलहौजी की लेप्स की नीति तथा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति को उजागर कर दिया। वे किसी भी तरह से देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। अतः 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध का क्रांति का बिगुल बज गया। अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाकर 1857 की क्रांति को तो दबा दिया, लेकिन भारतीयों के असंतोष को शांत नहीं कर पाए। भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होते रहे। इसी बीच 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आरंभ में भले ही कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के सहयोग से और अंग्रेजों के सहयोग के लिए ही की गई थी, परंतु धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलने लगा। धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस पर अपना अधिकार जमा लिया। आरंभ में कांग्रेस की प्रार्थना के माध्यम से छोटे छोटे सुधारों की मांग करती थी, परंतु बाद में उसने भारतीयों के मूलभूत अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। वह इसके लिए दबाव की नीति अपनाई जाने लगी। बाद में एक ऐसा समय भी आया जब कांग्रेस 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली। गांधी जी के आगमन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ आया। उनके द्वारा चले गए चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन ने पूरे भारत में देशभक्ति की धारा बहने लगी। एक तरफ जहां कांग्रेस के उदारवादी अपनी विनम्र नीतियों से स्वराज्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वीरेंद्र घोष, सावरकर बंधु, चापेकर बंधु व नेताजी सुभाष चंद्र जैसे 10 देशभक्त क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों के नाक में दम कर रहे थे। जहां एक तरफ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन से पूरे देश में एकजुटता के अनेक उदाहरण मिलते हैं, वहीं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने सांप्रदायिक खाई भी बढ़ती जा रही थी, जिसके भयंकर परिणाम भारत की स्वतंत्रता के समय हुए, जिसमें हमने न केवल भारत की अखंडता को खो दिया, बल्कि मानवता के उन मूल्यों को भी खो दिया जिस पर हम गर्व किया करते थे। इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में हमारी हिंदी का आधुनिक साहित्य रचा गया था। ये थी हिंदी के आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थिति, जिनमें हमारा आधुनिक काल का साहित्य रचा गया। यहाँ हम पेपर 6 की इकाई 18 का पहला भाग यहाँ पूर्ण करते हैं। इसके दूसरे भाग में हम आगे की परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः